समझिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, क्या था, गुलाम था। और ये शुरुआत से ही गुलाम था, क्यों था कि मोहम्मद गौरी भी इसे खरीदा था। किससे खरीदा था, तो मोहम्मद अब्दुल्ला अजीज से। किससे खरीदा था, मोहम्मद अब्दुल्ला अजीज से। मतलब पहले क्या होता था कि आदमियों का खरीद बिक्री भी होता था। आगे जब आप इतिहास में पढ़िएगा तो आपको हम बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी, एक होता है आपका मतलब ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर को आप क्या बोलते हैं, अरे छक्का नहीं बोलता हिजरा, वही। तो उसको खरीदता कौन, उसको कौन खरीदा, उसको खरीदा मतलब हाँ हाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी उसको क्या किया था, खरीदा था, समझे ना। तो वो भी खरीदा हुआ था कौन, मल्लिकापुर। ठीक उसी तरह तो इससे पता यही चलता है कि इतिहास में आदमी का भी खरीद बिक्री हुआ करता था, समझे नहीं समझे। तो वही देखिए अब्दुल्ला अजीज जो होता है, इसी से मोहम्मद गौरी किसको खरीदता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत होशियार होता है। अब समझो आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना होशियार होता है कि अपन होशियारी का 10 को कैसे सुनाता है पता है, इसकी जो पुत्री होती है उसी को फंसा लेता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, समझे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और समझो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाता है आपका, लाहौर, कहाँ बनाता है, लाहौर। अब देखो हाँ हाँ वही बात है। देखिए मुस्लिम धर्म में ज्यादातर ये हुआ करता था कि जो मुस्लिम शासक होते थे ना, उसका पुत्र बहुत कम होता था, अगर होता भी था तो एकदम बोका होता था। अरे जिसका बाप राजा हो गया रुपया वाला, उसका बेटा से मिलिएगा तो उसका सिगरेट झुकत रहेगा, समझे नहीं समझे, तो एकदम बोका रहेगा, उसके बाद कोई भेजा ना। देखो घरे जाएगा तो नौकर होगा से ज्यादा होशियार रहेगा, है कि नहीं है। तो वो हाँ, तब देखिएगा नौकर जो होगा उसके घर में, तो उसका घर का सारा जरिया जान जाएगा, हाँ समझिए ना, उसका सारा चीज जान जाएगा। और जब सारा चीज जान जाएगा तो वही नौकर बाद में जाकर उसकी पुत्री से शादी कर लेगा और पूरे साम्राज्य का मालिक हो जाएगा, समझे नहीं सर। लेकिन इतिहास में होता था, और सपना आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक, आगे समझो, समझो आगे। गुलाम वंश का सपना कौन किया, हाँ मोहम्मद गौरी। अब देखो गुलाम वंश का जब यह 1206 में मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया तो मोहम्मद गौरी अपने दामाद को दे दिया सारा चीज, संभालिए अब हम निकलते हैं। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद यहाँ शासन कौन करने लगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, समझिए, तो पहले नंबर तो आपको पता है कि कैसा मुसलमान था, तुर्क मुसलमान था। उसके बाद इस सुन्नी था, क्या था, सुन्नी। मुस्लिम धर्म दो, एक शिया एक सुन्नी होता है ना बाबू, तो उसी में सुन्नी को मानने वाला था। अब सुन्नी को मानने वाला था। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक आगे क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली पर स्थापना करता है तो दिल्ली में ही आता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया होता है आपका लाहौर में ही होता है। तो लाहौर मुल्तान आसपास के एरिया जितना होता है उस सब में शासन करता है। तो बीच में सेंटर में पड़ता है आपका लाहौर, क्या पड़ता है, लाहौर। तो लाहौर में ही अपना ही स्थापना करता है, किस वंश का, गुलाम वंश का या ममलुक वंश का, समझे। अब जब यह स्थापना करता है तो वहां से शासन करना यह चालू कर देता है। अब देखिए आगे होता क्या है, तो इससे ये खड़ा था। अब देखिए तो और ये किसका गुलाम रहता है, मोहम्मद गौरी का। ये 1206 से लेकर 1210 तक रहता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए इस कुतुबुद्दीन ऐबक पहले किसका गुलाम रहता है, तो मोहम्मद अब्दुल्ला अजीज से। अब अजीज का आईसी से कौन खरीदता है, मोहम्मद गौरी। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ का शासक बना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बहुत सारा काम किया, समझे नहीं समझे। अब देखिए ये क्या क्या किया, ये पहला नंबर ये किया कि स्थापत्य कला का शुरुआत किया। देखिए यहाँ से मुस्लिमों का एक व्यवस्था चलने लगेगा। देखिए इससे पहले बताइए कोई ऐसा मुस्लिम रहा, अब तुम पीछे पर फ्लैशबैक में थोड़ा आप जाइए। देखिए मोहम्मद महमूद गजनबी जो था उस 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कभी भी किसी क्षेत्र में शासन व्यवस्था चलाया, अरे आता था लूटपाट के चल जाता था, समझे नहीं समझे। अब आप बाजार में गए या बार बार सामान खरीद के चले आते हैं तो बाजार में आपका कोई दुकान है नहीं है, आप 5 साल के बाद दुकान कर दिए, आपका बेटा दुकान किया तो अस्थायी आपका बेटा हो गया, आप हो गए। बेशक आप बाजार में जाते थे ठीक है, लेकिन जो वहां दुकान कर दिया वो अस्थायी वहां का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक तरह से क्या किया, यहाँ पे स्थापना कर दिया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे स्थापत्य कला का शुरुआत। अब देखो यहाँ पे क्या करता है कि बहुत सारा काम भी करता है। उस समय में दिल्ली भी एरिया रहता है, लेकिन स्वतंत्र दिल्ली को ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ बनाता है, लाहौर में। स्थापत्य कला का शुरुआत यही करता है। क्यों स्थापत्य कला का भारत में शुरुआत करेगा कि इससे पहले कोई भी मुस्लिम सही तरह से शासन नहीं किया था। अब देखिए ये क्या करता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, समझे नहीं समझे। पहला दूसरा काम क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। अब समझिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे बनवाता है। ये क्या करता है कि एक युद्ध को जीत के आते रहता है, एक युद्ध को जीत के आते रहता था। रास्ते में आपका राजस्थान पड़ता है, क्या राजस्थान। राजस्थान का उस समय में शासक हुआ करते थे बिगड़ा राज चौथा, कौन था, बिगड़ा चौथा।
हाँ या इसी को हम विशल देव के नाम से जानते हैं। अलर्ट करे, तू पढ़ रहा है कि मजाक कर रहा है बेवकूफ लड़का। यहाँ क्लास चला बेवकूफ कहीं। देखो यहाँ अच्छा समझो, समझिए तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद ये क्या करता है कि स्थापत्य कला का स्थापत्य कला का मतलब ये हुआ बड़ा से बड़ा किला बनवाने का काम जो किया उसी को क्या कहते हैं स्थापत्य। तो ये शुरुआत में क्या किया कि पहला आपका ये मस्जिद बनवा दिया, दूसरा क्या किया 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अब बहुत आदमी को लगता है 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन में बनकर तैयार होगा, नहीं। समझिए ये जो था एक विद्यालय था, क्या था विद्यालय, जिसको बिगड़ल राज चौथा ने अजमेर में बनवाया था। अब जब ये गया ना घूमने के लिए तो वहां देखा तो इस मंदिर, अरे जो विद्यालय था बना हुआ उसके ऊपर का भाग कोई तोड़वा दिया, कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन के अंदर क्या किया कि उसके ऊपर गुफा बना दिया मस्जिद के जैसा, कैसा जैसा मस्जिद के जैसा। तो ये क्या बन गया बताइए, मस्जिद बन गया। तो 2.5 किसी को अब कितना दिन में बना था 2.5 दिन में, इसीलिए हम 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से इसको जानते हैं। शुरुआत में क्या था एक विद्यालय था जिसको कौन बनवाया था बिगड़ा राज चौथा। अब देखिए आगे कुतुब मीनार का नींव इसी ने डाला था, कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया ज्यादातर काम करवा अपने लिए नहीं करवाता था, अपने जो मंत्री संतरी होता था उसके लिए। अब देखिए इसने क्या किया कि कुतुब मीनार का नींव डाला, कौन डाला कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला तो ओनली सिर्फ नींव कहने का सेंस ये है कि बनवाना चालू कर देता है और उसी क्रम में बनवाते ही रहता तो इसका मौत हो जाता है, मर जाता है बेचारा बीच में, समझे। हाँ अब देखिए तो ये किसके याद में मनाता है तो बख्तियार काकी के। अब देखो काकी के मतलब ये मत समझना कि इसका आंटी था, समझ नहीं सर, इसके दरबार में रहने वाला एक होशियार व्यक्ति था, किसके कुतुबुद्दीन ऐबक के, समझे। हाँ हाँ मतलब इसका गुरु था बख्तियार काकी, किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसी किसी को लगेगा सॉरी महिला था कि पुरुष था, तो बख्तियार काकी मुस्लिम में ज्यादातर नाम महिला वाला पुरुष था, पुरुष वाला महिला हो जाता है, समझ नहीं समझे। तो अब देखिए बख्तियार काकी था पुरुष, क्या था पुरुष था। अब देखिए अब देखो ये अपने जीवन काल में बहुत बड़ा बड़ा उपाधि नहीं धारण किया, जो भी उपाधि इसको मिला इसके लक्षण पे मिला, क्या मिला लक्षण पे, मतलब जैसे कैरेक्टर का था वैसे मिल गया। अब समझिए इसको हम कुरान खां के नाम से जानते हैं, कुरान खां। हाँ कुरान खां क्यों कहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्लिम वंश में एक अच्छा शासक हुआ था, समझे ना समझे। ये ज्यादा जब पब्लिक को परेशान भी नहीं किया था, अच्छा तरीका से शासन भी करता था। तो इसको कुरान खां क्यों कहते हैं तो कुरान में जिस तरह मुस्लिम का व्यवस्था चलाना है ठीक उसी तरह से अपने शासन व्यवस्था को चला रहा था। कुरान में एक राजा को जैसे होना चाहिए वैसे ही अपने कैरेक्टर को दिखाता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया कुरान का। उसका कुरान का एक अच्छा ज्ञाता भी था, कौन कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ उसका देखिए इसको हातिम द्वितीय के नाम से जानते हैं, तो हातिम द्वितीय इसको मिनहाज उल सिराज का है, कौन बोला है हातिम द्वितीय मिनहाल उल सिराज। हातिम द्वितीय का अर्थ ये होता है कि बहुत ही तेज और मतलब गुणवान साथ है, समझे नहीं समझे कौन मीना। उसके बाद दूसरे को दान भी देने वाला, इसको क्या कहते हैं हातिम द्वितीय। आगे देखिए हाँ एक और इसको उपाधि हम देते हैं जिसको कहते हैं लाख वक्त, क्या कहते हैं लाख वक्त। तो लाख वक्त ये होता है कि लाखों का दान देने वाला। आप बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक में कोई ऐसा बात आया जो ज्यादा खराब काम नहीं करता था। तो एक अच्छा शासक तो कोई देखिए आप हमेशा याद रखिए, कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है कोई फलाना है डिमका है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कैरेक्टर कितना अच्छा ये मायने रखता है, समझे नहीं समझे। ये नहीं है कि वो फलाना जात होगा साइड। देखिए भारत अगर बर्बाद है तो सब धर्म के लेकर बर्बाद है, जाति के लेकर। दो चीजें या मिट गया लेकिन जीवन मिट ही नहीं सकता, सबके डीएनए में समाल है। ये जो जाति है धर्म है सबके डीएनए में समाल है। जातीय धर्म के लेकर अंग्रेज, उसके बाद आप देखिएगा मुस्लिम, उसके बाद देखिएगा जो भी शासन किया वो सिर्फ जातीय धर्म के लेकर। आप देखिए 1857 के क्रांति में बाबू देखिएगा तो सब अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। कोई कहता है कि 1857 की क्रांति भारत के लिए पहला युद्ध था, मानते हैं पहला युद्ध था, लेकिन उसी समय अंग्रेज चले जाते। लेकिन वजह यही था कि सब कोई अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, समझे नहीं समझे। हाँ इंडिया में जो भी युद्ध हुआ है ज्यादातर स्वार्थ के लिए हुआ है, स्वार्थ के चक्कर में जीत ही नहीं पाता है, समझ रहे हैं। ठीक उसी समय मुस्लिम जब आक्रमण क्या करते थे तो मान कर चलो उत्तर भारत में आक्रमण हो रहा था, दक्षिण भारत वाला कान में करुआ दिल देगा सुतल है, चल हो जाए, समझे नहीं समझे। उसका दक्षिण भारत में हो रहा है तो होने वाला सुतल है, मतलब कहने का सेंस ये है ना सब बोके था। अब वो अभी चाइना आपको अमेरिका लगता है अगर किसी को मारे चाहे कुछ करे तो यहाँ पे क्या होगा जाति धर्म में लड़ाई हो जाएगा। देखिएगा मतलब न्यूज वाला कुत्ता लड़ाएगा, दूर को बुला लेगा, उसको कहेगा उसको करेगा। और उसको भारत को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला अभी है तो मीडिया है, नेता से भी बड़ा कौन है मीडिया।
मीडिया सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है पूरे इंडिया को, समझे नहीं समझे। अब देखिए, हाँ बाकी तो आप न्यूज देख ही रहे, देखो है कई लाख वक्त का समझिए, लाख वक्त का इसको उपाधि इसलिए दिया गया कि लाखों को दान देने वाला था। कौन था? हाँ, लाखों का दान मतलब दान दिया करता था, उदार स्वभाव का था। कैसा था? उदार स्वभाव का, जो ले जो समझ नहीं समझ क्यों देता था? क्योंकि उसको पुत्र भी नहीं था। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी का आपको 3 गुलाम हुआ, 3 गुलाम में से कौन कौन हुआ? एक आपका यालदूज, एक हुआ कबूचा, एक कौन हुआ? एबक। कबूचा, यालदूज और एबक, इस तीनों में से देखिएगा आप, एबक ही सक्सेसफुल कर पाया। क्यों? क्योंकि एबक इसके पुत्री से क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। अब मोहम्मद गौरी है ना, तो डरा गया था। डरा क्यों गया था? डर गया था इसलिए कि मोहम्मद गौरी जिससे लड़ा था, मोहम्मद गौरी अंतिम युद्ध 1194 से जयचंद से लड़ा था, तो जयचंद के पुत्री से शादी कर लिया था जबरदस्ती पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जब शादी कर लिया था ना, शादी ऐसे नहीं किया था, उसका बेइज्जती कर दिया था, मतलब संयोगिता को स्वयंवर से उठा के तब शादी किया था। तो इस सारा खेला को देख रहा था कौन? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी सोचा कि हो सके कि जयचंद वाला हमरो हाल हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसी डर के वजह से मोहम्मद गौरी किसको शादी कराता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को शादी अपने बेटी से करा देता है, समझे। आगे देखिए, जब शादी कराया था तो ऐबक क्या होता है? अब बताइए, जब शादी कर लिया, इसका कोई बेटा नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि अगला शासक कौन बनेगा? दामाद बनेगा, आगे जाके शासक बन जाता है। अब देखो, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय हो जाता है। चौगान क्या कहते हैं? तो वर्तमान समय में पोलो, घोड़ा पे चढ़ क्या पहना ना था, ले ले सट्टा, आना मारा, गेंद उड़ गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? चौगान। और उसको कहते हैं पोलो, वर्तमान समय क्या कहते हैं? पोलो। इसी खेल को खेल रहा था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। खेल खेलते समय में इसका बेचारा क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका? इसका। और जब इसका मृत्यु हो गया तो इसका कोई उत्तराधिकारी, मतलब अगला पुत्र नहीं था जो बनता। तो आगे जाके देखिए क्या होता है, इसका मकबरा होता है आपका। जब ये मर गया तो मकबरा मतलब ये होता है कि जहाँ उसको दफना दिया गया, तो इसका मकबरा कहाँ होगा? लाहौर में। उसका देखिए, इसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना, आराम शाह आके आराम से गद्दी पर बैठ गया। ऐसा नहीं है, समझो हुआ क्या, समझो। आराम शाह बाबू क्या किया कि आराम शाह अपने से गद्दी पर नहीं बैठा, आराम शाह तो जितना आसपास के जो मतलब मंत्री संतरी थे वो सब क्या किया, इसको बैठा दिया। लेकिन आराम शाह को जब बैठा दिया तो समझो, अब यहाँ समझिए, जब इसका मृत्यु हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दामाद होता है आपका इल्तुतमिश। कौन होता है? इल्तुतमिश। और जब 8 माह तक आराम शाह शासन किया तो समझो, तो यहाँ समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो आपको पूछेगा तो कहाँ मरेगा? बदायूं का। कहाँ का था? बदायूं का। अब समझिए, समझो यार, इसका भी गुलाम हुआ, गुलाम या दामाद कहिए, गुलाम या दामाद कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अब बताइए, आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था? नहीं था, बेटा नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र ही नहीं हुआ। सब लोग मिलके आराम शाह को बना दिए थे क्या? शासक। तो ये बात किसको पता चला? इल्तुतमिश को। क्या चला कि वहां पे आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया है। तो इल्तुतमिश बदायूं को छोड़ के आया और उसके बाद आराम शाह को ले मारा, समझेंगे, दिया खूब ठोक ठाक के, ठोक ठाक के दिया। आराम शाह यहाँ से क्या हो गया? हार गया। आराम शाह जब हार गया तो इल्तुतमिश प्रेम, हाँ, आराम शाह आराम से बैठ भी गया, आराम से हार भी गया, समझे नहीं समझे। अब जाके आराम शाह जब हार गया तो आराम शाह के हारने के बाद कौन गद्दी पर बैठा? हाँ, इल्तुतमिश। अब समझिए आप, एक आप हम आपको बता, इतना बात समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, गुलाम वंश आगे तो आपका हो गया, ये गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बता दिए। आगे देखिए कि आप इस वंश को बताएंगे सब बाबू। देखिए, आपका ये क्रम है। क्रम क्या है कि जो जो वंश हम आपको पीछे बताए थे उसी समय में बता देना चाहिए था। तो आप समझिए वंशों का क्रम, इसको याद हम कैसे करेंगे। तो देखिए, आपका पहला कौन वंश था? गुलाम वंश। दूसरा कौन था? खिलजी। तीसरा तुगलक। चौथा सैयद। पांचवा कौन है? लोधी। तो आप समझिए इसको याद कैसे करेंगे, गुलाम वंश। तो इसको क्रम से याद करना, क्यों आपको एग्जाम पूछ देगा इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो आपको ये पहले दे देगा, बाद में देगा, तो गड़बड़ा जाएगा। आप इसको याद करिएगा, गुल खिला के तूने सैया को लूटा। क्या किया? लूटा। गुल खिला के तूने सैया को लूटा। देखिए, ई घटना जिसके साथ हुआ उस सबका किस्मत फूटा, समझे नहीं समझे। तो आप देखो, गुलाम मत समझेगा, गुल खिला के तुमने सैया को लूटा। देखिए, गुल से क्या हुआ? गुलाम। खिला से क्या हो गया? खिलजी वंश। उधर देखिए, तूने, एक साइलेंट है, के से कौन वंश घुसा मत दीजिए। देखिए,
तूने, तो तूने से गया कौन? तुगलक वंश। असैया से हो गया क्या? सैयद वंश। अब देखिए लूटा से लोधी वंश, है कि ना निमन को? तो ध्यान में रखिएगा ना। अब देखिए इसे, अब देखो इतना आप याद रखिएगा, आगे समझिए, हल्ला नहीं करो। आपका ये जो था इस दिल्ली सल्तनत में बाबू जो 5 वंश शासन किया उसका क्रम था, ये आपको याद अभी हो गया है ठीक। अब देखो आगे गुलाम वंश में जो शासन हुआ उसका भी क्रम आपको है। इसका क्रम इसलिए है, ये जरूरी आपका नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता दिया जा रहा है कि आपको ध्यान में रहेगा। देखिए गुलाम वंश पर जो जो शासक हुए आपका उसका क्रम क्या है, तो इसका कोड है देखिए कु आई फिर ब अनब कैस। कु, देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान से समझ लीजिए, कु आई फिर ब अनब, ब अनब कैस। अब देखो आप समझो थोड़ा थोड़ा, देखिए कु से पहले आप देखिए कु आई फिर भवनम कैस, कु आई कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक में क्या इसका नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कु से क्या हो गया आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। और से आपका क्या हो गया? आराम शाह। उसका देखिए ई से आपका क्या हो गया? इल्तुतमिश। उसका देखिए फी से आपका क्या हो गया? फी से रुकमुद्दीन फिरोज, फिरोज है ना इसमें तफसीर। अब देखिए र से आपका हो गया कौन? रजिया सुल्तान। अब देखिए ब और न ब, देखिए ब और न ब याद रखिएगा आप, ब और न ब। तो ब से आपका क्या हो गया? से क्या हो गया? अलाउद्दीन मसूद शाह। और आगे देखिए, आगे आपका आता है कौन? नासरुद्दीन शाह। न से फिर ब से कौन आ गया? बलवंत। फिर आ गया आपका क से कौन आ गया बाबू? कैफुकाबाद। और तो स से क्या आ गया? शमसुद्दीन क्या? क्या बोले भाई? हां सर है। तो आप देखिए कितने वंशों का आपको क्रम याद रखना है। हुआई ये देखिए सर जी भाई, अब समझिए थोड़ा सा सोचो तो समझिए। कुतुब मीनार के बारे में बाबू जानिए, आज सुनिएगा, शोर मत मचाइए, सब याद देखिए। इसका नींव डाला था बाबू ऐबक साहब। कौन? ऐबक। ऐबक लिखेंगे तब कुतुबुद्दीन का समझिएगा। उसका देखिए नींव में आप देखिए इसको पूछे डाल पूरा करवाया था, इल्तुतमिश को पूरा करवा दिया। आगे देखिएगा कि होता क्या है, कुछ दिनों बाद जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आता है तो ये ढह जाता है, ऊपर का मंदिर पर ठन के गिर जाता है। ठन का गिर गया, ऊपर का ठन के गिर गया, जिसको आप बोलते हैं बिजली गिरना। अब देखिए जब गिरता है तो उसका ऊपर का ताला ध्वस्त हो जाता है। इसको फिर से मतलब 3 मंजिला 4 मंजिला बनाता कौन? फिरोज शाह तुगलक उसको वापस से मरम्मत कराता। अब देखिए आगे जाके जब सिकंदर लोदी का शासन आता है तो उस समय में ये हो जाता है बाबू आपका कि सिकंदर लोदी के समय इसका क्या होता है कि फिर से भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। अब भूकंप में थोड़ा टूट जाता है तो इसका वापस से फिर से मरम्मत कौन करवाता है? तो सिकंदर लोदी। कौन करवाता है? सिकंदर लोदी। तो देखिए ये आपका कहानी है सिर्फ कुतुब मीनार का। आप चारों क्वेश्चन हां हल्ला नहीं करो। पहला नींव इसका कौन डालेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन करवाने वाला? देखिएगा बीच में सरमन नीला इसको कौन बना देगा? फिर सब जब ये इस पर आप नहीं कहते हैं बिजली गिर गया, गांव भाषा में ठनका गिर गया, सब नहीं समझे। तो फिरोज शाह तुगलक आगे समझो भूकंप इसमें गिर गया ना। जब भूकंप आया तो भूकंप से ध्वस्त होने के बाद क्या हो गया? सिकंदर लोदी इसको क्या करा दिया? ये आपका था कुतुब मीनार के बारे में। और एक बात समझिए कि एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनानायक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को अब इसलिए याद करते हैं कि बख्तियार खिलजी आज नहीं, लेकिन अपना बिहार से उसको कट्टर दुश्मन था। क्या बिहार में देखते था उसको बड़का दुश्मन था। अब देखो कैसे, अब समझिए बख्तियार खिलजी आपने क्या किया था? बख्तियार खिलजी जब यहाँ आया तो जो बिहार में शिक्षा का केंद्र था या बड़ा बड़ा किला था सबका ध्वस्त करवा दिया। कौन? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी आप क्या करेंगे? सबसे कुछ सवाल पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवा दिया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। आप समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया कौन था? कुमारगुप्त। समझे ना? कुमारगुप्त ने या गोविंद गुप्त के नाम से उसको जानते थे, तो ये बनवाया था। आई वो का आया बख्तियार खिलजी क्या करवा दिया। समझे? तो आप इतना तक समझ में होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी आपका कल से इस पर आएंगे। समझे क्यों? आगे समझिए क्या होता है। आराम से जब गद्दी पे बैठता है आपका तो आराम से समझिए, हल्ला नहीं कीजिए। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही मर जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद या इसका कोई अपना पुत्र नहीं होता है। अपना पुत्र नहीं होने के कारण इसका उत्तराधिकारी आप देखिएगा तो इस लोगों में होड़ मच जाता है कि अगला शासक किसको बनाया जाए। तो उसी में से एक आराम शाह होता है, उसको बुद्धि उठाता है सब बैठा है। समझ लीजिए आराम शाह जब गद्दी पर बैठता है
तो आराम शाह के गद्दी पर बैठने के बाद आप समझो आराम शाह क्या करता है कि आराम शाह एकदम बोका सा ये बेजे नहीं हो जाएगा। ये जब गद्दी पर बैठता है ना तो उसी समय में उसको सेवक का आप देखिएगा दामाद होता है कौन इल्तुतमिश उस समय में बदायूं का गवर्नर रहता है। कहाँ का बदायूं का गवर्नर रहता है। जब उसको खबर जाता है कि हमारे ससुर जी मर गए हैं तो वहां से अपनी सेना को लेके आराम से आके हमला बोल देता है। कहता है कि तुम इसका उत्तराधिकारी बन नहीं सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि हम इनके दामाद द्वारा हमेशा से बनेंगे। आज दोनों के बीच उत्तराधिकारी का होने लगता है। इस युद्ध में वही होता है होने का डर था। आराम से बेचारा हार जाता है, उसको वापस से इस गद्दी को संभाल लेता है और इल्तुतमिश यहाँ का फिर से बन जाता है। तो इल्तुतमिश होता है जो दिल्ली सल्तनत में जाके आगे पहुंच कराएगा। तो उसके बाद आपको आगे बताएंगे।